माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के हमारे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। ये लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस रेसिडेंशियल स्टेटस एज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। पहले आप लोग उस लेक्चर्स को देखो, उसमें बहुत सारे आपके डाउट्स जो रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, जिसके बाद ही हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रूल्स कहाँ से आए, इसके कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाते हैं, या फिर ये पता नहीं चल पाएगा आप लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट या फिर ये आंसर कहाँ से आया। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें कैलकुलेशंस तो नहीं करना है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि क्लरिकल और जो हमारा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको पूरा होना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर ये डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ रहे हो तो पहले बेसिक कंडीशंस को और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड कर लो। पहले लेक्चर्स के लिंक को मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप शेयर देख सकते हैं, उसको रिफर कर सकते हैं। सो लेट्स, इस लेक्चर्स में मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता दूंगा एज कंडीशन, बिकॉज बिना कंडीशंस के तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाए कि हमने पहले लेक्चर्स में क्या सीखा था, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना तो रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में आता है। ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। रेसिडेंशियल स्टेटस पर्सन्स के निकलते हैं। पर्सन के 7 कैटेगरी आपको मैंने बताया था। ठीक है, पर्सन के 7 कैटेगरी। पर्सन का दूसरा नाम असेसी, मतलब हु इज लायबल टू पे टैक्स, जो लायबल है टैक्स भरने के लिए। ठीक है, उसके इनकम की लायबिलिटी कैसे जनरेट होगी, बिकॉज ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे, कि मतलब वो असेसी जो लायबल है टैक्स भरने के लिए, क्या वो पिछले साल रेसिडेंट था इंडिया में या नहीं था। अगर था तो कौन सा रेसिडेंट था, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब सामान्य, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तो उस चीज को समझने के लिए किसी भी पर्सन की, किसी भी असेसी के टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना। ओके, तो अगर हम बात करें कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, एन इंडिविजुअल, तो उसके पास सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती है, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट हुआ तो कौन से टाइप का रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग ROR बोलते हैं। ठीक है, अगर वो ROR नहीं है, मतलब सामान्य नागरिक नहीं है, ठीक है, सामान्य सिटीजन नहीं है, तो वो किस टाइप का रहेगा। अगर वो ऐसा नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। द शॉर्ट फॉर्म इज ROR। ठीक है, अगर वो बंदा रेसिडेंट हुआ या जो असेसी है वो रेसिडेंट हुआ तो वो कौन से टाइप का रेसिडेंट कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, कि वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। यहां पे कब आएंगे, जब हम किसी इंडिविजुअल या किसी असेसी, ASSESSE असेसी हु इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है, जिसे टैक्स भरना है या जिसका इनकम टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसका हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं असेसी। द पर्सन और इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू पे द टैक्स, ठीक है, इज नोन एज असेसी। तो जो असेसी है उसका सबसे पहले ये चेक करना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंट है या नहीं वो आएगा हमारा सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के बेसिक कंडीशंस में। अगर हमने सेक्शन 6 का सब कंडीशन, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 का बेसिक कंडीशंस को फुलफिल कर लिया और यस निकलता है, हाँ वो रेसिडेंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है यस वो रेसिडेंट है, तो एप्लीकेबल होगा कि किस टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर यस निकलता है कि यस फलाना पर्सन जो भी है एसएससी वो रेसिडेंट के कैटेगरी में आता है, मतलब वो रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में,
तो अगर रेसिडेंट है तो किस टाइप का रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या हमें डायरेक्टली वहीं पे मिल जाता है कि नो इट इज नॉट अ रेसिडेंट और ही इज और शी इज नॉट अ रेसिडेंट। अगर नो करके कैटेगरी आता है तो डायरेक्टली हो जाएगा वो नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट के आगे कुछ ही कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं। एक बार अगर बंदा नॉन रेसिडेंट हो गया, विषय संपला, उसके बाद कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सीधा नॉन रेसिडेंट। उसका फिर कोई चेक करने की जरूरत नहीं कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, डायरेक्टली वो फॉरेनर। क्लियर है? तो स्टार्टिंग यहीं से होता है कि हाउ टू वेरीफाई और हाउ टू असेस किसी एसएससी का कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। उसके लिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, आप प्रीवियस लेक्चर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं, उसके एक्सेप्शनल केस क्या होते हैं और डिम्ड रेसिडेंट क्या होता है। जस्ट इस लेक्चर को सॉल्व करने से पहले वो लेक्चर्स को आप थोड़ा रिफर कर लीजिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। हम कुछ बेसिक कंडीशंस रखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको थोड़ा क्लियरली हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बेसिक कंडीशन बोलते हैं, जिसमें दो कंडीशन होता है, ए और बी का 1, बी का 2। इसका मतलब या तो इसको सेटिस्फाइड करो अकेला, या तो इन दोनों को सेटिस्फाइड करो, और या तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए या तो सेकेंड का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो वो बन जाएगा रेसिडेंट, नहीं हुआ डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट। ठीक है? इन केस अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो रेसिडेंट के बेस पे हम निकालेंगे, इन केस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो, इन केस दिया रहेगा तो फिर निकालेंगे हम लोग कौन सा, कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सबसे पहला बेसिक कंडीशंस को ध्यान रखना है, ठीक है? उसमें दो कंडीशंस होते हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक को ही फुलफिल करना है। दूसरा है, अगर वो रेसिडेंट बन गया तो हम चेक करेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ये है एडिशनल कंडीशन। क्या चेक करना है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है? वो ऑर्डिनरी बनेगा या नॉन ऑर्डिनरी बनेगा। इसमें भी दो कंडीशन, ए एंड बी, इसमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होना जरूरी है। इसको भी सेटिस्फाइड होना जरूरी है, इसको भी सेटिस्फाइड होना जरूरी है। दोनों के दोनों अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ही वो बंदा बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सीधा हो जाएगा वो रेसिडेंट तो है बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है? सो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बेस में आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है। Mr. A, who was in abroad, returned to India on 1st July 2024 and again left India on 10th January 2025. What is his residential status for the assessment year 2024, 2025-26? Okay.
क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको हार्डली 5 मार्क्स या 7 मार्क्स के लिए आएंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा तो जाके आपको 10 मार्क्स या उससे ज्यादा मैक्सिमम 15 मार्क्स, ज्यादा नहीं आता, सब 7 या 8 या 10 मार्क्स के लिए आता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन पैटर्न और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने माइंडसेट में क्लियरली रखो कि जो बंदा जो असेसी, ठीक है, पहली सबसे पहली बात तो असेसी होता क्या है? असेसी वो है जिस जो लाइबल है टैक्स भरने के लिए। मैं भी पर्सन हूँ, आप भी पर्सन है, इंडिया में हर एक लोग पर्सन की कैटेगरी में आता है, मतलब इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब सभी लोग टैक्स भरेंगे क्या? हम बात करें डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स की, जो कमा रहे हैं उस पर टैक्स भरना है। सर्विस टैक्स मतलब वो गुड्स एंड सर्विस जीएसटी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स का बात कर रहा हूँ सब लोग कमाते हैं इनकम, तो सभी लोग टैक्स भरेंगे क्या? किसी का पूरे साल भर का इनकम 50,000 होता है, किसी का साल भर का इनकम 1 लाख होता है, कोई 1,20,000 तक कमा लेता है, या कोई नहीं कमा पाता है या बहुत ज्यादा कमा लेते हैं। तो सभी के सभी एलिजिबल है क्या टैक्स भरने के लिए? हम सभी को असेसी बोल सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है। सभी के सभी इंडिविजुअल तो हैं, लेकिन सभी के सभी नॉट लायबल टू पे द टैक्स जब तक कि उनका इनकम स्लैब में नहीं आता, टैक्स स्लैब में नहीं आता। 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, जो भी एज पर द गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो जो असेसी है सिर्फ वही लायबल होता है टैक्स भरने के लिए। तो उसी का हम क्या करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि बंदा हमारे इंडिया में है, मतलब वो इंडिया में रेसिडेंट था कि नहीं। क्योंकि इंडिया में हो नहीं हो, इंडिया से जुड़े हो, आपने इंडिया का कोई भी सर्विसेज लिया है या इंडिया में कोई भी काम किया है, तो उसके वजह से आपको इंडिया को टैक्स भरना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए हम ही सबका जो भी है, हमारे इंडिया से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, आते हैं विजिट करते हैं जाते हैं, वॉट एवर द थिंग्स, ठीक है, हम उनका क्या चेक करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। मान लो एक सिंपल क्वेश्चन है कि मैं पिछले 30 साल से इंडिया में ही हूँ, पला बड़ा खाया पिया जो भी कमाया इधर ही कमाया, इधर ही, इसके बाहर गया नहीं, इंडिया के बाहर गया नहीं, ठीक है। अभी चल रहा है मेरा असेसमेंट ईयर 2025-2026, मुझे चाहिए मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसके बेस पे मैं असेसमेंट ईयर में टैक्स भरूंगा। सो व्हाट इज माय रेसिडेंशियल स्टेटस? मैं क्या रहूंगा? मैं ROR रहूंगा, R&OR रहूंगा कि NR? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत सिंपल। आप मेरे बारे में जानते हो कि मैं 30 साल से यहीं रह रहा हूँ, पिछले साल भी पूरा 365 दिन यहीं पे था, ठीक है। सो व्हाट इज माय रेसिडेंशियल स्टेटस? मैं क्या रहूंगा तीनों चीज में? टेल मी। नॉन रेसिडेंट मतलब NRI तो रहूंगा नहीं अगर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो। हम ये कब निकालते हैं कि बंदा रेसिडेंट होने के बाद वो ऑर्डिनरी है, मतलब नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पीपल है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी पीपल है, या फिर नहीं मैं पैदाइशी इधर हूँ, पिछले साल में 365 दिन यहीं पे था। तो नॉन ऑर्डिनरी का तो बात समझा ही नहीं, फिर होएगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं आ रहा हूँ किसी विदेश से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट आई एम द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो ज्यादातर किस पैटर्न में दिया जाएगा? कोई इंडिया का बंदा है, ठीक है, लेफ्ट कर रहा है इंडिया को, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, मतलब काम के लिए बाहर जा रहा है, ऐसे बंदों का आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मतलब इंडिया का बंदा इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में जाके काम कर रहा है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो। या तो फिर इंडिया का कोई बंदा क्रू मेंबर है शिप का, पानी वाले जहाज का, ठीक है, उसमें वो मेंबर है। अब पानी वाला जहाज तो कंटिन्यू 6-7 महीना 8 महीना जो भी है उनका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो समुद्र में रहता, मतलब इंडिया के बॉर्डर के उस पार, ठीक है। तो वो बंदा तो इंडिया से जुड़ा है, तो उसका भी क्या करो, चेक करो, ऐसे बंदे का दे सकता है। या तो जो बंदा इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? उसकी पैदाइशी, उसकी मातृभूमि, उससे जो भी मातृभूमि जो भी हम वो बोलते हैं उसको, ठीक है, इंडिया का है, मतलब वो बिलोंग करता है इंडिया के किसी भी स्टेट्स में, किसी भी कोने के, इंडिया के बाउंड्रीज में किसी भी कोने में वो जन्म लिया है, या फिर उसके माता पिता ने जन्म लिया है, मतलब उसका कहीं ना कहीं जो भी वंशज है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं? इंडिया से जुड़े हुए हैं, या तो वो या तो उसके पापा या उसके ग्रैंडफादर, ठीक है, वेदर फ्रॉम दी माँ के साइड से, वेदर फ्रॉम दी पिता के साइड से। अगर वो ऐसे जुड़े हैं, मतलब वो इंडिया से जुड़ा हुआ बंदा है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर ऐसा बंदा है वो किसी भी देश में जाके रह रहा है, वहां से वो विजिट करने आ रहा है किसी भी साल या पिछले साल ही आ गया, तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? ऐसे बंदों का क्वेश्चन आता है, ज्यादातर आता है।
जो नॉर्मली इंडिया में है वो कभी कभी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जस्ट लाइक एक्टर्स। अगर हम बात करें एक्टर्स की, ठीक है, उनको ज्यादातर शूट कहाँ पे रहता है, आउटसाइड कंट्रीज में होते हैं। तो कभी यहाँ पे रहते हैं, कभी वहां पे रहते हैं, शूट करने जाते किसी और कंट्री में चले जाए, तो ऐसे एक्टर्स का, ऐसे एसईसी का वही चेक होता है कि वो बंदा इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है। अगर है तो कितने दिन से रेसिडेंट है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पूछते हैं। जो पैदाइशी है उसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखना है कि क्वेश्चन किस बेस पे आएगा, या तो इंडियन ओरिजिन के बेस पे आएगा, या तो क्रू मेंबरशिप के बेस पे आएगा, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट के बेस पे आएगा। तो ये देखो, अब इस 3 कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी बनता है। मिस्टर ए हु वॉज इन एब्रॉड, आ गया कैटेगरी आपका, जो कि एब्रॉड में रहता है। ठीक है, एब्रॉड में रहता है, मतलब ये क्या कहना है कि ये कोई बंदा था जो छोड़ के गया काम करने के लिए, नहीं। क्या ये बंदा है किसी क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप का, नहीं। तो ये कौन सा बंदा है, ये बंदा है इंडियन ओरिजिन का। ठीक है, वॉज इन एब्रॉड रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया में आ रहा है। ठीक है, अब बोल नहीं सकते, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट बोलेगा कोई पर्सन, कोई भी हो, इंडिया में से जुड़ा है या इंडिया में आ रहा है, तो उसका चेक करना जरूरी है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ए वॉज इन अब्रॉड, रिटर्न टू इंडिया, वापस आ रहा है इंडिया में 1 जुलाई 2024 एंड अगेन लेफ्ट इंडिया ऑन 10 जनवरी 2025। तो व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। ऑलवेज याद रखो हमारे कुछ कंडीशंस को, असेसमेंट ईयर जहां पे जिस वक्त या जिस समय, जिस कालावधि में, जिस पीरियड में हमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करके हमको पे करना रहता है टैक्स, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जहां पे हमारा असेस होता है, हमारे इनकम का असेस्ड होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, उसको असेसमेंट ईयर। अगर हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसका जस्ट प्रीवियस ईयर, पिछला साल जहां पे हमने कमाया है, अर्न किया है, वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर 2024-25। मतलब हम इसमें कमाएंगे और टैक्स भरेंगे असेसमेंट ईयर में। तो इसी साल हमको चेक करना पड़ रहा है कि हम रेसिडेंट है या नहीं है। इसके बाद का जो भी रहेगा वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है, काम आने वाला है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। लेट्स चेक। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, मिस्टर ए रिटर्न इंडिया ऑन 1 July 2024 and left India on 10th January 2025। देखो थोड़ा ब्रॉड करके लिखोगे तो आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा जो दिया है पहले उसको लिख लो, आपको एक आधा मार्क्स कुछ मिलने का चांसेस रहेगा। अगर आपने 2-3 लाइन में आंसर खत्म कर दिया, चाहे 7 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स हो, तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाएगा। इसके लिए थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश करो। उसके पहले आपको यहाँ पे कंपलसरी लिखना है असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसी का नाम क्या है। ठीक है, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम फाइंड करेंगे। असेसमेंट ईयर आएगा 2025-26, प्रीवियस ईयर आएगा 24-25, और असेसी का नाम है मिस्टर ए। कंपलसरी लिख दिया करो। ठीक है, so Mr. A returned India on 1st July 2024 and left India on 10th January 2025. For residential status, he has to fulfill one condition from 2 basic conditions of residential status section 6 subsection 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में 2 बेसिक कंडीशन में उसको एक कंडीशन को फुलफिल करना है। व्हाट इज द बेसिक कंडीशन? सेक्शन 6। सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कंडीशन ए क्या है बताओ। अगर आपने लेक्चर 1 देखा रहेगा तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा सो दैट आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है। एज पर द गिवन स्टेटमेंट यू हैव टू राइट फुल। सो एज पर द फर्स्ट कंडीशन याद रखो, ऑलवेज याद रखो,
182, 60, 365, 730। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन है। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन है और ये एडिशनल कंडीशन में जाता है। तो ज्यादा देर याद नहीं रखना है। 182, 60 बस इतना याद रखो। 365 ये तीन चीज याद रखो, बाकी का एडिशनल कंडीशन में जाता है। तो कंडीशन फर्स्ट, ही और शी मस्ट भी है, ही है, मिस्टर ए है तो ही, ठीक है। मिस्टर ए स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और ओ आर या तो ये या तो बी का फर्स्ट कंडीशन 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एंड इसके साथ नंबर 2 365 डेज और मोर फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है। अब इस बेसिक कंडीशन ए और बी के बेसिक कंडीशन में ही एक कंडीशन को फुलफिल करना है। सो नंबर ऑफ डेज, अगर हम नंबर ऑफ डेज देखें, बंदा कभी आ रहा है 1 जुलाई 2024 पे आ रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 10 जनवरी को जा रहा है। नंबर ऑफ डेज 1 जुलाई, तो 1 जुलाई पूरा था तो जुलाई में कितना डेज होता है? और बस अगर नहीं याद रहेगा तो आपके पंच के जो भी ऊपर के हेड्स हैं, ठीक है, उसको 31 डेज काउंट करते हैं हम लोग। अगर आप प्रॉपरली देखोगे, इट्स लॉजिकल, तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो उसको 31, ये 31, 30, 31, 30, हाँ फरवरी अगर बनेगा तो कॉमन सेंस लगाओ, या तो 28 या तो 29। तो जुलाई कितना महीना होगा? जुलाई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी का 10 तारीख। जिस दिन लेफ्ट किया वो दिन भी काउंट करेंगे, 10 दिन काउंट इट। 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, सॉरी 10। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? वन 94। कैलकुलेट करो प्रॉपर्ली। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 91, 92, 93, 94, 194 डेज। सो बताओ आपका कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ? अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और जब भी ज्यादा लॉजिकल सोचने का नहीं, ज्यादा करके फोकस करो इसको सेटिस्फाइड करने का, पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो। सेकेंड कंडीशन डिपेंड करता है, जरा कॉमन सेंस लगाओ कि मिस्टर ए अब्रॉड में रहता था, वो इंडिया में आया पिछले साल, ठीक है, जुलाई में आया और जनवरी में चला गया। तो आपको क्या लगता है वो पिछले 4 साल था? या अगर आप ये क्वेश्चन को फुलफिल करने की कोशिश करते तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि पिछले 4 साल उसके प्रीवियस ईयर के 4 साल में ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया, तो आप चाह के भी इसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो फुलफिल नहीं होगा तो ये क्या करेगा फिर? ये दोनों को फुलफिल होना बहुत जरूरी है। देखे जाओ तो दोनों ये फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये फुलफिल नहीं होगा ना। वो आ रहा है अब्रॉड से, वापस चला जा रहा है, उसके पहले साल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप ये पिछले के 4 साल को आप फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ज्यादातर फोकस आप फर्स्ट वाले कंडीशन पे करो, क्या 182 डेज हो रहा है, यस और नो, यस बात खत्म, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत है क्या 60 डेज को? अगर आप इसको हाँ बोलोगे कि हाँ 60 डेज हो रहा है, चलो ये भी सेटिस्फाइड हो गया, यस इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, लेकिन ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नो। इन दोनों का यस होना बहुत जरूरी है, या तो ये दोनों यस या तो ये अकेला यस, ठीक है ना। कौन सा कैटेगरी यस हो रहा है, हमको ये चाहिए, खत्म हो गया। ओके, तो क्या लिखेंगे? मिस्टर ए fulfill his first
बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सो कंक्लूजन क्या निकला? मिस्टर ए is resident in assessment year 2025-26। That's it। समझा आपको कुछ? मिस्टर ए ने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को पूरा कर लिया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट बेसिक कंडीशन ने पूरा कर लिया। और आपको अगर लिखना है, एडिशनल लिखना है, तो उसको लिख दो मिस्टर ए हैज स्टेड इन प्रीवियस ईयर 194 डेज विच इज मोर देन द 182 डेज। ऐसा आप एलॉबरेट कर सकते हो, लिख कर सकते हो, ठीक है। आई हैव द लेस स्पेस, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। आप उसको लिखना है तो आप लिख सकते हो मिस्टर ए हैज visited or stayed in India during the previous year 194 days which is more than the 182 days. The first basic condition is fulfilled by the Mr. A. So that's why as per the conclusion Mr. A is a resident in assessment year 2025 and 26। ये आपका आंसर, जितना पूछा है उतना ही, ठीक है। बस आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ये जस्ट थियोरेटिकल बेसिस पे। अगर आपने थियोरेटिकल पढ़ा रहेगा तो उसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो अगर मैं आपको इसमें से क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये रेसिडेंट हुआ तो चेक करो कि ये ROR है कि RNOR है। क्या ये नॉर्मल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इतना ही है, जस्ट इतना ही इंफॉर्मेशन। तो किसी भी बंदे का रेसिडेंट होने के बाद अगर उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना हो तो उसका एडिशनल कंडीशन पता होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन में सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशन है और दोनों भी फुलफिल होना जरूरी है, ए एंड बी। ए बोलता है 730 डेज रहना है 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और बी बोलता है 2 साल आउट ऑफ 10 इयर्स फुलफिल रखना है। कोई भी 10 साल में 2 साल उसको रेसिडेंट होना है। इज इट पॉसिबल? हमको सिर्फ कौन सा डेटा दिया है? हमको सिर्फ डेटा दिया है कि वो अब्रॉड में रहता है, आया इंडिया में जुलाई में और जनवरी में चला गया। एज पर दिस गिवन डेटा तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले के 7 साल का डेटा हमारे पास है ही नहीं और 2 साल तो 10 साल का बात ही छोड़ दो। तो जब ये है ही नहीं, ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वो RNOR हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हैव यू क्लियर दैट? समझाइए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तुरंत। सो हियर इज द सेकेंड वन क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे आपको सॉल्व करना है। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। लेट्स चेक योर कॉन्फिडेंट और अपना चेक करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, वेदर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं होगा तो नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीख लेंगे, ठीक है। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। क्या बोला गया है? मिस्टर बी हु इज एन इंडियन सिटीजन, वो बंदा इंडियन सिटीजन है। देखो मैं आपको क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। या तो कोई बंदा रहेगा जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया रहेगा, उसका रेसिडेंशियल चेक करना है, या तो जो बंदा रहेगा वो क्रू मेंबरशिप का बंदा रहेगा, उसका चेक करना है। अदरवाइज जो बंदा इंडियन सिटीजन का है, मतलब बाहर रहता है, वहां से आया है तो वहां पे बाहर गया है, ऐसे लोग का ही हमको रेसिडेंशियल ज्यादातर चेक करना रहता है, बाकी ऑर्डिनरी लोग का नहीं, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन है, कम ऑन अ विजिट टू इंडिया, वो बंदा इंडिया में आ रहा है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को he left India as on 31st December, just like previous one, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ 31 दिसंबर की जगह पे 10 जनवरी दिया था, ठीक है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दिया है, उसमें नहीं था, इसमें है कि प्रायर 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 के पहले ही वॉज इन इंडिया, वो इंडिया में ही रहता था, ठीक है। अगर रहता था तो उसका कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन है, मोर देन द 365 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। मतलब हम जब रेसिडेंट हो गया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान दोगे, वहां पे बंदा रेसिडेंट हो गया था, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना है। फिर भी हमने चेक किया था, यहाँ पे आपको दे दिया है, लेकिन ये कुछ बोला नहीं कि उसका क्या करो, OR और NOR चेक करो। यहाँ पे सिर्फ बोला है
कि व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब आपको ज्यादातर यहाँ पे भी क्या निकालना है, क्या वो बंदा रेसिडेंट है या नहीं है, बस इतना ही निकालना। हाँ अगर आपको लगता है तो आप उसका ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको कुछ नया दिया है, पहले पिछले क्वेश्चन से जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल मतलब प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को लेकर के उसने 4 साल मिला करके 365 डेज से ज्यादा रहा है, कोई बात नहीं चलता है। तो क्या चेक करना है उसका, असेसमेंट ईयर चेक करना, ठीक है। आई होप मेरे से पहले आप लोग सॉल्व करके दिखा दोगे, ऐसा आ जाएगा सॉल्यूशन। जिसको अभी भी नहीं समझा तो साथ साथ में करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखना है, व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा अभी का 2025 एंड 26। प्रीवियस ईयर क्या है 2024 25। असेसी का नाम क्या है, ASSESSEE असेसी मिस्टर बी, ठीक है। सो एज पर द गिवन कंडीशन मिस्टर बी, लिखना तो लिख सकते हो, थोड़ा जितना ज्यादा एलॉबरेट करोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। मिस्टर बी इज एन इंडियन सिटीजन, come to visit on 1st July 2024 and left on 31st December 24. For residential status, for resident, he has to fulfill one condition out of 2 basic conditions under section 6 subsection 1, ठीक है। सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का पहला कंडीशन, ऑलवेज रिमेंबर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना, he or she Mr. B must be has a stay in India during the previous year 182 days or more, ऐसा करके पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो 182 डेज और मोर, और या तो बी का फर्स्ट कंडीशन, बी का फर्स्ट कंडीशन क्या है 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड सेकेंड कंडीशन 365 days or more during 4 preceding previous year, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का रेसिडेंट निकालने का, वेदर इट इज रेसिडेंट और नॉट, क्या मिस्टर बी रेसिडेंट है या नहीं है, सिर्फ उतना पहले चेक करते हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको, इसके बाद नंबर ऑफ डेज, कभी आया जुलाई में आया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में चला गया, वो जल्दी चला गया, चलो कोई बात नहीं, देखते जाने वाले को कौन रोक सकता है। गया तो भी बंदा टैक्स भर के जाएगा कि नहीं जाएगा, रेसिडेंट है कि नहीं जाएगा, वो देखते हैं हमें, वो हमारा काम है, ठीक है। 1 जुलाई को आया ना, 1 जुलाई मतलब पूरा जुलाई रहा, जुलाई अगेन 31, अगस्त पूरा था 31, सितंबर पूरा 30, अक्टूबर पूरा 31, नवंबर पूरा 30, और दिसंबर में कभी गया बंदा 31 को गया, ठीक है, 31 दिसंबर को चला गया, न्यू ईयर भी नहीं बनाया, छोड़ो कोई बात नहीं, 31 टोटल डेज 3 6 9 12 15 18, वो 180 1 2 3 4 184, ओके 184 डेज। सो क्या लगता है आपको, हम कौन से कंडीशंस पे जाने चाहिए, हमारे पास तो दोनों फुलफिल करने के लिए, अगर इसको देखेंगे सेटिस्फाइड 184 डेज सा 60 डेज ये भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि पिछले साल हमको कितना चाहिए, सिर्फ 60 दिन चाहिए, तो हमारा 184 डेज आ रहा है, ये भी सेटिस्फाइड है 60 डेज से। और
ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। प्रायर टू दैट he has in India for more than 365 days during the 4 preceding previous year, information given, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, वेरी गुड, सभी के सभी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक है, मोर देन 365 डेज प्लस, तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ एक ही चीज लिखना है, क्या लिखना है, he has fulfilled the both the basic condition, और कोई भी एक चीज लिख सकते हो, मिस्टर बी has fulfilled both condition or first condition of section 6 subsection 1. So as per the given conclusion क्या रहेगा हमारा, conclusion, Mr. B is a resident, assessment year 2025-26. अगर ये रेसिडेंट हुआ तो ही रेसिडेंट होने के बाद ही हमें क्या चेक करना है, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट कभी चेक नहीं होता, ठीक है, वो विषय संपला, एनआर आ गया, अगर यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रहा है कोई भी कंडीशन, एनआर आ गया, नॉन रेसिडेंट आ गया, क्वेश्चन खत्म, उसके आगे हमको जाना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके आगे आप लोग सॉल्व करोगे, इसके आगे आप लोग सॉल्व करोगे एडिशनल कंडीशंस का चेक करके, एडिशनल कंडीशन को चेक करके, एडिशनल कंडीशन क्या है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 7 साल को लेके 7 इयर्स को लेकर के वो क्या होना चाहिए, 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड इसके साथ नंबर बी 2 आउट ऑफ 10 इयर्स रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, फुलफिल होना चाहिए। क्या लगता है आपको, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, वी हैव द इंफॉर्मेशन ओनली फॉर द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, अगर हमने 4 इयर्स को देखा 365 डेज हो रहा है तो हमारे पास उतना ही इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या लगता है आपको, ये कंडीशन फुलफिल होगा ना, ये कंडीशन फुलफिल होगा नहीं, गया, अगर ये गया तो ये रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या आएगा, he has not fulfilled the additional condition of section 6 subsection 6, so that's why he is a resident but not ordinary resident, you understand, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है गाइस, ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, समझा रहेगा कि हाउ वी चेक द रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे चेक करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे चेक करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, एज पर द एक्सेप्शनल केस वाले भी, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को एज अ होमवर्क देना, देखो ट्राई करने को होता है कि नहीं होता है आप लोग को, ठीक है, कुछ करना नहीं है, जस्ट यहाँ पे आप लोग कर दो 1 जुलाई की जगह पे 20 जुलाई कर दो, ठीक है, 20 जुलाई, और दिसंबर को कर दो 10 दिसंबर, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी वो पूरा फुलफिल है, ठीक है, 20 जुलाई और लेफ्ट किया इंडिया को 10 दिसंबर 2024, बाकी पूरा सेम है एज इट इज, ये पूरा एज इट इज उठाओ, कॉपी करो, सिर्फ डेट चेंज करो 20 जुलाई और यहाँ पे 10 जुलाई, आपका ये चेंज हो जाएगा। ये कंडीशंस को देखो फुलफिल करो, कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है, पहला कंडीशन फुलफिल होता है कि सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ तो आपका हो जाएगा मिस्टर बी हैज फुलफिल द सेकंड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1, जो भी आपका आंसर आएगा वेदर इट इज रेसिडेंट वेदर इट इज नॉट रेसिडेंट, अगर फुलफिल हुआ तो रेसिडेंट, नहीं फुलफिल हुआ तो नॉन रेसिडेंट, चेक करो, ठीक है, मेरे हिसाब से फुलफिल हो जाएगा। क्यों फुलफिल हो जाएगा आप लोगों को पता रहेगा, अगर मैंने डेट चेंज कर दिया तो हो सकता है कि 84 डेज से कम आ गया, अब इतना भी कम नहीं होगा कि वो 60 डेज भी नहीं रह पाए, अगर 60 डेज होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होगा, दूसरे कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको 365 डेज दिया ही है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, तो आपका ना चाहे आपका आंसर क्या आएगा, मिस्टर बी इज अ रेसिडेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26, आपका खाली कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डेज फाइंड कर लो, सॉल्व हो जाएगा, और होके भी ये आर ओ आर रहेगा नहीं, क्या बनेगा, ये आर एन ओ आर बनेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका 3rd लेक्चर में लूंगा जिसमें और एडवांस के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ये लेक्चर पसंद आया, कॉन्सेप्ट इजी लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ठीक है, कैसा रहा लेक्चर्स, मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में थोड़ा और एडिशनल कॉन्सेप्ट के साथ।
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।